वह आदमी अभी कार से उतरा ही था कि उसने देखा कि कोई उसके घर पर स्नाइपर राइफल तान रहा है। वह तुरंत नीचे झुका और चुपके से पास गया। इससे पहले कि वह आदमी मुड़ पाता, उसने उस पर एक पत्थर फेंका। स्नाइपर राइफल लेने के बाद उसने सावधानी से अपने आसपास देखा और जल्दी से पास में छिपे एक किराए के सैनिक को देख लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उस आदमी ने अपना हाथ उठाया और अपने हमलावर को गोली मार दी। फिर वह समुद्र के किनारे बने गुप्त रास्ते से अपने घर की ओर रेंगता हुआ गया। हर कदम सावधानी से आगे बढ़ रहा था। वह जानता था कि पास में कोई घात लगाए बैठा होगा। हालांकि उसके आसपास दुश्मनों की संख्या उसकी सोच से कहीं ज्यादा थी। वे साफ तौर पर उसे खत्म करना चाहते थे। उस आदमी ने तेजी से रिएक्ट किया। सबसे पहले घर के अंदर मौजूद बंदूकधारी को मार गिराया। बाहर मौजूद किराए के सैनिकों ने तुरंत ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियों की तेज धार ने छोटे से घर को लगभग छलनी बना दिया। जैसे ही वे घर की ओर दौड़े, एक सैनिक ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर गया, लेकिन वह खाली था। अगले ही पल उसके साथी ने अपने पीछे से आवाज सुनी और मुड़ने से पहले ही उस आदमी ने उसे गोली मार दी। तभी जमीन पर पड़े किराए के सैनिक का सेल फोन बजा। शर्मा ने फोन उठाया और रिसीवर से एक जानी पहचानी आवाज आई। ये चश्मा पहने आदमी की आवाज थी जो पीछा करने का मास्टरमाइंड था। दूसरे आदमी ने ठंडे दिमाग से मान लिया कि यह सब शर्मा के पिछले प्लान को खराब करने का बदला था। शर्मा, जो पहले एलीट स्पेशल फोर्स का सिपाही था, रिटायर हो चुका था और लड़ाई झगड़े से दूर समुद्र के किनारे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एकांत जिंदगी जी रहा था। हालांकि इस दिन उसकी शांत जिंदगी तब बिखर गई जब उसका पुराना कमांडर अचानक परेशान करने वाली खबर लेकर आया। पहाड़ों में एक सीक्रेट मिशन के दौरान 8 लोगों की एक टीम बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। क्योंकि यह ऑपरेशन एक प्राइवेट कमीशन था, इसलिए मिलिट्री खुलकर दखल नहीं दे सकती थी। कमांडर सिर्फ शर्मा से चुपके से मदद मांग सकता था, इस उम्मीद में कि वह सच सामने ला सकता है। हालात समझने के बाद शर्मा ने बिना झिझके तुरंत अपना सामान तैयार किया और इस अनजान और खतरनाक सफर पर निकल पड़ा। स्क्वाड के ओरिजिनल मार्चिंग रूट पर चलते हुए शर्मा पहाड़ों में अंदर तक गए। एक पतली घाटी पार करते हुए उन्होंने जमीन पर खून का एक बड़ा धब्बा देखा। साफ था कि यहाँ जोरदार फायरिंग हुई थी। तेजी से चट्टान से नीचे उतरते हुए उन्होंने जल्दी से एक छिपा हुआ हथियारों से लैस कैंप ढूंढ लिया और चुपके से अपने कैमरे से उस सिचुएशन को रिकॉर्ड कर लिया। इतनी दूर की जगह पर पूरी तरह से हथियारों से लैस लोगों का एक ग्रुप होना साफ दिखाता है कि वे किसी गलत काम में लगे हुए थे। सच का पता लगाने के लिए शर्मा ने एक खोए हुए हाइकर का भेष बनाया और मदद मांगने के बहाने कैंप के पास पहुंचे। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी मनगढ़ंत बात पूरी कर पाते, गार्ड्स ने उन्हें काबू में कर लिया, उनके हाथ बांध दिए और उन्हें बेस के अंदर एक मॉनिटरिंग रूम में फेंक दिया। वहां शर्मा को टीम के सिर्फ 2 बचे हुए सदस्य मिले। एक पहले से ही बेहोश था और दूसरा अपनी लिमिट के करीब था। अभी भी होश में मौजूद सदस्य ने शर्मा को बताया कि वे एक मिशन पर थे जब एक घाटी पार करते समय उन पर अचानक हमला हुआ। हथियारों से लैस ग्रुप की फायर पावर जबरदस्त थी, जिससे टीम के सदस्यों को जवाबी कार्रवाई करने का लगभग कोई मौका नहीं मिला। एक एक करके टीम के सदस्य गिरते गए जब तक कि सिर्फ उसे और स्क्वाड लीडर को जिंदा पकड़कर बेस में कैद नहीं कर दिया गया। उनका मुंह खुलवाने के लिए दूसरी तरफ के लोगों ने उन्हें टॉर्चर करने के लिए हर तरह के बेरहम तरीके इस्तेमाल किए। टीम के सदस्य काफी देर तक डटे रहे, लेकिन आखिरकार और बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने मिशन और अपने सुपीरियर के नाम के बारे में खुफिया जानकारी बता दी। उस समय बेस का लीडर आराम से रेड वाइन और स्टेक का मजा ले रहा था। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उन्होंने अभी अभी एक ऐसे शैतान को कैद किया है जो जल्द ही उस जगह को अपने अड्डे में बदल देगा। तभी डिप्टी सिक्योरिटी कैप्टन इंस्पेक्शन के लिए सेल ब्लॉक में घुसा और उसने शर्मा को एक गार्ड के सहारे झुका हुआ पाया। कुछ गड़बड़ महसूस होने पर कैप्टन जांच करने के लिए पास गया, लेकिन शर्मा ने अचानक हमला कर दिया। उसे तेजी से गिरा दिया और उसका साइड आर्म छीन लिया। यह कंफर्म करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, शर्मा ने चुपचाप डरे हुए गार्ड्स को भरोसा दिलाया। फिर बेहोश डिप्टी कैप्टन को घसीटकर सेल ब्लॉक से बाहर ले गया। वह डिप्टी कैप्टन को बेस के बाहर एक सुनसान पहाड़ी पर ले गया और उसे एक मजबूत रस्सी से कसकर बांध दिया। ऐसा करने के बाद शर्मा रुके नहीं, बल्कि चुपके से बेस में वापस चले गए। अचानक लौटने पर उनका सामना एक पेट्रोलिंग संतरी से हुआ। शर्मा ने तेजी से रिएक्ट किया और कुछ ही चालों में उस आदमी को काबू में कर लिया। फिर उन्होंने बेस के एक आदमी का भेष बदला और शांति से गार्ड्स के बीच घूमने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक कमरे में घुसने की कोशिश की, एक गार्ड ने अचानक उनका रास्ता रोक दिया। शर्मा ने गलती का नाटक किया और अपनी बात खत्म करने से पहले ही उन्होंने तेजी से हमला किया और तुरंत एक और गार्ड को गोली मारकर मार डाला। गोली की आवाज ने तुरंत बहुत सारे गार्ड्स को अपनी ओर खींचा, लेकिन शर्मा बेफिक्र रहे, लड़ते भी रहे और पीछे भी हटते रहे। उनकी सटीक शूटिंग की वजह से पीछा करने वाले एक के बाद एक गिरते गए और कोई भी उनके करीब नहीं आ सका। पलक झपकते ही मदद के लिए आए कई गार्ड्स भी जमीन पर गिर पड़े। जल्द ही बेस सिक्योरिटी चीफ फेइशी को अपने सबऑर्डिनेट से एक अर्जेंट रिपोर्ट मिली। उसने तुरंत बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद करने का ऑर्डर दिया। एक स्नाइपर राइफल ली और तेजी से एक ऊंची जगह पर चढ़ गया, जहां उसने देखा कि शर्मा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। शर्मा की जबरदस्त लड़ाई की काबिलियत को देखकर फैट को हालात की गंभीरता का एहसास हुआ
और उसने तुरंत मास्टरमाइंड चश्मा पहने आदमी से संपर्क करके हालात की जानकारी दी। साथ ही चश्मा पहने आदमी ने अंदर की खुफिया जानकारी से इस स्पेशल ऑपरेशन टीम के कमांडर की पहचान कर ली। फैट ने एक ग्रुप फोटो से हमलावरों को भी पहचान लिया, जिससे यह पक्का हो गया कि शर्मा ही घुसपैठिया था। ये जरूरी जानकारी मिलने के बाद चश्मा पहने आदमी ने जवाबी हमले की प्लानिंग शुरू कर दी। फिश ने बेस से तुरंत निकलने का सुझाव दिया। उसे डर था कि भागा हुआ सामा मदद के लिए आ सकता है। इसके तुरंत बाद सभी बंधकों को, जिनमें 2 जिंदा सैनिक भी शामिल थे, बेस के गेट पर लाया गया। फिश को शक था कि सामा अभी भी परछाई से देख रहा है, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी बंदूक निकाली और 2 सैनिकों को छोड़कर बाकी बंधकों पर गोली चला दी। जैसा कि उसे शक था, शर्मा ने पूरा सीन देखा और कैंप को दूसरी जगह ले जाने का उनका प्लान समझ गया। उसने फौरन बंधे हुए डिप्टी कैप्टन को अपने कंधे पर उठा लिया ताकि उसे रिपोर्ट करने के लिए वापस ले जा सके। वापसी के सफर में शर्मा ने अपनी गर्लफ्रेंड को थोड़ी देर के लिए फोन करके बताया कि वह सेफ है। कॉल खत्म ही हुई थी कि उसने खिड़की से तेजी से एक काफिला आते देखा। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की, बिस्तर के किनारे पर बैठ गई जैसे किसी अनजान किस्मत का इंतजार कर रही हो। इस बीच शमा कैदियों को प्रोसिक्यूटर ओल्ड व्हाइट के क्वार्टर में ले गई, जहां उसका सुपीरियर इंतजार कर रहा था। उन्होंने डिप्टी कैप्टन से अर्जेंट पूछताछ शुरू की, लेकिन वह आदमी चुप रहा, कोई भी जरूरी जानकारी देने से मना कर दिया। पूछताछ एक रुकावट पर पहुंच गई। उन्हें जो इंटेलिजेंस मिली थी उसे सिर्फ पहाड़ों में गहरे एक सीक्रेट बेस के होने का इशारा मिला था, लेकिन वे उसका असली मकसद पता नहीं लगा सके। यह देखकर कि पूछताछ बेकार गई, शर्मा के पास खबर का इंतजार करने के लिए कुछ समय के लिए घर लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि जब वह अपने घर पहुंचा तो दरवाजे के सामने कई अनजान जीपें खड़ी देखकर वह चौंक गया। शर्मा अलर्ट होकर तुरंत जांच करने के लिए कार से बाहर निकले। फिर वीडियो की शुरुआत का सीन शमा की किराए के सैनिकों के साथ लड़ाई दिखाई दिया। शिकार के पीछे का मास्टरमाइंड चश्मा पहने आदमी ने फोन करके शर्मा को चेतावनी दी कि उसकी गर्लफ्रेंड अब उसके हाथ में है और उसे बात माननी होगी या नतीजे भुगतने होंगे। शर्मा ने बाहर से तो बात मानने का नाटक किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसने अपना अगला कदम पहले ही तय कर लिया था। उसकी गर्लफ्रेंड ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और वह इसे आसानी से जाने नहीं देगा। इसके तुरंत बाद शर्मा ने फिर से अपने सुपीरियर से काउंटर अटैक प्लान पर बात करने के लिए संपर्क किया। उनकी प्राइवेट बातचीत के दौरान इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर सवार कई हत्यारे अचानक सड़क से निकले। उन्होंने तुरंत दोनों आदमियों को घेर लिया और अगले ही पल हमला कर दिया। भीषण गोलीबारी में टीम के साथी एक के बाद एक मारे गए। सिर्फ एक हत्यारा बचा जो मोटरसाइकिल पर कूद गया और घबराकर भाग गया। शमा ने अपनी बंदूक उठाई और गोली चलाई, लेकिन निशाना चूक गया। एक पल की जल्दी में उसने जल्दी से अपना कोट उतारा और अपने घायल सीनियर के सिर के नीचे रख दिया और सायरन बजने से पहले ही वहां से निकल गया। अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए शर्मा गलियों में, दीवारों और छतों पर चढ़ गया और आखिर में एक चौराहे पर भागते हुए बंदूकधारी को रोक लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी संगीन लहराई और तेजी से उस आदमी की जान ले ली। हालांकि पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई आ गईं। शमा ने शांति से अपने हाथ पीठ के पीछे कर लिए, फुर्ती से चलते हुए सहयोग करने का नाटक किया और इस तरह सबके सामने सफलतापूर्वक भाग निकला। शमा सीधे ओल्ड बाय के घर की ओर गया। उसका इरादा डिप्टी कैप्टन से नए बेस की लोकेशन पता करना था, लेकिन ओल्ड बाय ने उसे बताया कि डिप्टी कैप्टन को इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर की इजाजत के बिना पहले ही छोड़ दिया गया था। गुस्से में शामा ने तुरंत इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर का सामना किया, उसकी गर्दन पर कील ठोक दी और उसे डिप्टी कैप्टन को फोन करने के लिए मजबूर किया। कांपते हुए मिनिस्टर ने नंबर डायल किया और झूठा दावा किया कि शामा को पकड़ लिया गया है। यह अच्छी खबर सुनकर डिप्टी कैप्टन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने छिपने की जगह बता दी। उसे क्या पता था कि शामा के हाथों में खेल गया। थोड़ी ही देर बाद इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर शामा के साथ एक भारी सुरक्षा वाले डॉक पर पहुंचे। शामा पिछली सीट पर आसानी से इंस्पेक्शन से बच निकला। अंदर पहुंचकर उसने मिनिस्टर को कार एक सुनसान कोने में पार्क करने का ऑर्डर दिया। फिर तुरंत शामा को ड्राइवर सीट से खींचकर डिक्की में धकेल दिया और जाने से पहले उसे लॉक कर दिया। शामा ने डिप्टी कैप्टन की लोकेशन ढूंढी, यहाँ तक कि गार्ड्स को रास्ता पूछने के लिए रोका। उसका व्यवहार इतना शांत था जैसे वह उन्हीं में से कोई हो। उसका मकसद साफ था, डिप्टी कैप्टन को ढूंढना। रास्ते में उसने कूड़ेदान के पास से एक डॉक्यूमेंट उठाया और मौके का फायदा उठाकर बेस वर्कर का भेष बना लिया। जैसे ही वह गार्ड के पास पहुंचा, उसने अचानक एक तेज कील निकाली जिससे वह आदमी तेजी से नीचे गिर गया। तभी कई गार्ड वहां से गुजरे और शामा चिल्लाया कि कोई बेहोश हो गया है और उसे मदद चाहिए और तेजी से पास आ गया। उसकी सोची समझी प्लानिंग के तहत पूरा डॉग शिकारगाह में बदल गया था। आते हुए दुश्मन का सामना करते हुए शामा बेफिक्र रहा। उसके हाथ में ठंडी रोशनी की एक चमक दिखाई दी जब उसने दुश्मन के शरीर के अंदरूनी हिस्सों में एक कील ठीक से घुसा दी। उसने तेजी से दुश्मन के हथियार छीन ली और एक बैकहैंड शॉट से दूसरे गार्ड को मार गिराया। तेज गोलीबारी ने ऊपर की मंजिल से किराए के सैनिकों को अपनी ओर खींचा और गोलियों की बौछार होने लगी। हालांकि शामा ने बचने की जहमत भी नहीं उठाई। उसने शांति से अपनी पिस्तौल से जवाबी फायरिंग की। हर गोली अपने निशाने पर ठीक से लगी। नीचे के किराए के सैनिक एक के बाद एक गिरते गए। उनके हथियार अपना निशाना खोते हुए लग रहे थे।
एक भी गोली शमा को छू नहीं पाई। वह ग्रिम रीपर की तरह कॉरिडोर से गुजरा और जहां भी गुजरा दुश्मन गिर पड़े। ये आमतौर पर घमंडी भाड़े के सैनिक अब उस डरावनी मौजूदगी का एहसास कर रहे थे जिसे उन्होंने भड़काया था। शमा लगातार आगे बढ़ रहा था, उसकी बंदूक लगातार आग उगल रही थी और दुश्मन के सैनिकों को एक एक करके मार रही थी। पूरी लड़ाई एक तरफा तबाही का एक उदाहरण थी। पूरी बिल्डिंग उसका इलाका थी। उसने भाड़े के सैनिकों को पूरी तरह नजरअंदाज किया, उन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया। शांति से वेयर हाउस एरिया में घुसने के बाद भाड़े के सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी आ गई। वाइस कैप्टन डर के मारे चिल्लाया कि उन्हें बंदूकें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इस आदमी से सिर्फ ग्रेनेड ही निपट सकते हैं। लेकिन घमंडी भाड़े के सैनिकों का लीडर नहीं माना और उसने अपने आदमियों को हमला करने का आदेश दिया। हालांकि उसे जल्द ही अपने कम आंकने की कीमत चुकानी पड़ी। किलर हॉर्स बेशक सबसे ताकतवर अकेला फाइटर था जिसे उसने कभी देखा था। एक पल में मदद करने वाले भाड़े के सैनिक जमीन पर बिखर गए। यह देखकर कि हालात बेकार हैं, वाइस कैप्टन पूरी तरह से घबरा गया और चुपचाप ऊंची जगह पर भाग गया ताकि किलर हॉर्स के पीछा करने से बच सके। लेकिन किस्मत ने बेरहमी से चाल चली। वह मुश्किल से ऊपर चढ़ा था कि शामा की तेज नजर उस पर पड़ गई और शामा ने चीते की फुर्ती से उसका पीछा किया। वाइस कैप्टन तुरंत घबरा गया जैसे कोई डरा हुआ पक्षी हो। शामा ने एक बेरहमी से उड़ती हुई किक मारी जिससे वह सीधा प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया। शामा ने उसका पीछा किया, नीचे कूदा और उसे एक मरे हुए कुत्ते की तरह सीमेंट के खंभे तक घसीट ले गया। इस ऑपरेशन का मकसद साफ था, डिप्टी कैप्टन को नए बेस की जगह बताने के लिए मजबूर करना। लेकिन डिप्टी कैप्टन जिद पर अड़ा रहा, इसलिए शामा ने तेजी से उसके पैरों में कई कीलें ठोक दी। बहुत ज्यादा दर्द में डिप्टी कैप्टन ने आखिरकार नए बेस की सही जगह बता दी। जरूरी जानकारी मिलने के बाद उसने उसे बिना दर्द के तुरंत मौत दे दी। उनके रहने की जगह पर वापस लाओ बाई वादे के मुताबिक शामा के मांगे हुए सामान लेकर आया। पता चला कि शामा ने हथियारों से लैस आइलैंड में पानी के नीचे घुसने का प्लान बनाया था। ओल्ड बाई ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की, यह कहकर कि स्ट्रेट 50 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और दिन में निकलने पर भी वे रात होने से पहले वहां नहीं पहुंच पाएंगे। इसके अलावा सर्दियों का समुद्र बर्फ जैसा ठंडा था और उसमें अंदर की लहरें थीं जिससे तैरकर पार करना लगभग नामुमकिन था। हालांकि शामा ने पक्का इरादा कर लिया था। अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए वह सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। उसने जल्दी से अपना डाइविंग गियर तैयार किया, अपना डाइविंग सूट पहना और बिना किसी हिचकिचाहट के बर्फ के पानी में कूद गया और ठंडे समुद्र में गायब हो गया। इस बीच दुश्मन कैंप में चश्मा पहने आदमी को आखिरकार बेचैनी महसूस हुई। उसने इतना खतरनाक दुश्मन कभी नहीं देखा था जो अकेले ही पूरी सेना का सामना कर सके। लेकिन फैट मास्टर को यकीन नहीं हुआ। उसे यकीन था कि आइलैंड की सुरक्षा बड़े हमले का सामना करने के लिए काफी है। इसके अलावा उनकी 5वीं मंजिल पर कड़ी सुरक्षा थी जिससे बाहरी लोगों का घुसना नामुमकिन था। लेकिन उन्होंने इस रिटायर्ड स्पेशल फोर्स के सैनिक की असली ताकत को कम आंका। शामा पानी के अंदर बिल्डिंग में घुसने में कामयाब रहा, लेकिन बर्फीले समुद्री पानी और बहुत ज्यादा मेहनत ने उसे लगभग थका दिया था। उसने दांत पीसे और खुद को जबरदस्ती जिंदा करने के लिए एक ड्रग का इंजेक्शन लगाया। फिर उसने अपना डाइविंग गियर उतारा, पहले से तैयार कैजुअल कपड़े पहने और हथियार के तौर पर सिर्फ अपना पुराना कुर्ज चाकू रखा। शरीर की गर्मी बचाने के लिए उसने अपनी रफ्तार तेज की और तेजी से आगे बढ़ा और तेजी से बिल्डिंग में घुस गया। सावधानी से आगे बढ़ते हुए वह अचानक एक गार्ड के रेस्ट रूम में जा गिरा और अंदर मौजूद दुश्मन को तेजी से काबू में कर लिया। लूटपाट के बाद उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी, अपना एम्यूनिशन फिर से भरा और अपने शरीर पर ग्रेनेड बांध लिए और पूरी तरह से हथियारों के साथ अपना ऑपरेशन जारी रखा। उसी समय बेस का अलार्म अचानक बज उठा। कमांडर घुसपैठ के बारे में जानते हुए भी सुरक्षा की परतों पर भरोसा करता रहा, यह मानते हुए कि घुसपैठियों के पास उन्हें भेदने का कोई मौका नहीं है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली बुरा सपना तो अभी शुरू हुआ है। समुराई का हमला तेज और पक्का था। उन्होंने दोनों तरफ के कमरों में लगातार ग्रेनेड फेंके जिसकी शॉकवेव ने तुरंत पूरे पहले फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया। गार्ड्स को रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिला और वे पलक झपकते ही खत्म हो गए। यह देखकर मॉनिटरिंग स्क्रीन के सामने खड़े कमांडर ने तुरंत सभी हथियारबंद लोगों को दूसरे फ्लोर पर लिफ्ट के एंट्रेंस पर हमला करने के लिए भेजा। लेकिन जब और सैनिक पहुंचे तो उन्हें अपने साथियों की बेतरतीब पड़ी लाशें मिली। एक डरावना सीन। उसी समय इंफ्रारेड मॉनिटरिंग ने बाथरूम में एक संदिग्ध आदमी को देखा और कमांडर फेई ने तुरंत उसे घेर कर खत्म करने के लिए एक एलीट स्क्वाड भेजा। सैनिकों ने कोने में छिपी लाश पर गोलियों की बौछार कर दी। टारगेट में छेद हो गए थे, लेकिन फिर अगले ही सेकंड शामा अचानक उनके पीछे एक क्यूबिकल से निकला और भीड़ में एक ग्रेनेड फेंक दिया। दूसरी मंजिल पार करने के बाद शामा ने आगे बढ़ना जारी रखा। जब उसका सामना गार्ड्स के ग्रुप से हुआ तो उसने रास्ता साफ करने के लिए ग्रेनेड फेंके। जो भी दुश्मन बचे थे उन्हें एक ही गोली से खत्म कर दिया गया। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने वही तरीका दोहराया। एक के बाद एक धमाके हो रहे थे।
पूरे कॉरिडोर में चीखें गूंज रही थीं। वह अपने पीछे तबाही के अलावा कुछ नहीं छोड़ गया, लगातार ऊपर की मंजिलों की ओर बढ़ता रहा। जैसे ही उसने तीसरी मंजिल पार की और आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा था, एक किराए का सिपाही अचानक पीछे से बंदूक तान कर आया। इस अचानक आई स्थिति का सामना करते हुए उसके पास धीरे धीरे अपना हथियार नीचे करने, घुटनों के बल बैठने और अपना चेहरा अपने हाथों में छिपाने के अलावा कोई चारा नहीं था। गार्ड्स ने तुरंत स्थिति की रिपोर्ट की। मोटे शेफ ने भी तुरंत मॉनिटर पर यह सीन देखा। आंखों वाला आदमी अब और शांत नहीं बैठ सका। उसने एक वाइन की बोतल उठाई, स्क्रीन की तरफ दौड़ा, मोटे शेफ का कम्युनिकेटर छीन लिया और अपने आदमियों को जल्दी से किल हॉर्स को बेहोश करके ले जाने का ऑर्डर दिया। लेकिन अगले ही सेकंड मोटे शेफ ने यह देख लिया और खुद किल हॉर्स को पकड़ने के लिए एक टीम को लीड किया, लेकिन लैब में स्टाफ को नहीं पाया। उसी पल सब हैरान रह गए। शामा अचानक एक भूत की तरह दिखाई दिया और गोलियों की आवाज आई। सारी गोलियां बेकसूर वर्कर्स पर लगी। जैसे ही गोलियों की आवाज कम हुई, शामा पहले ही एक्शन में आ गया था। उसकी ग्लॉकर पिस्टल जिंदा लग रही थी, एक छोटी सी जगह में नाच रही थी और घूम रही थी। इस्तेमाल हो चुके कार्ट्रिज के जमीन पर गिरने की तेज आवाज के साथ आखिरी भाड़े का सिपाही धड़ाम से गिर गया। पूरी लैब में फिर से सन्नाटा छा गया, सिवाय शामा के खड़े रहने के। शामा ने आराम से एक सैनिक से ग्रेनेड उठाया, कमरे से बाहर निकला और फेशी से टकरा गया, जो उसकी तरफ तेजी से आ रहा था। तुरंत एक जोरदार गोलीबारी शुरू हो गई। गोलियां कॉरिडोर में सीटी बजाती हुई चली गईं। थोड़ी बहस के बाद दोनों में से कोई भी कामयाब नहीं हुआ। शामा ने बस एक ग्रेनेड निकाला, सेफ्टी खींची और सीधे फेशी पर फेंक दिया। धमाके का धुआं अभी छंटा भी नहीं था कि शामा सावधानी से पास आया, बंदूक उठाई। अचानक अगले ही पल फैट मास्टर अचानक कोने से बाहर आ गया। शामा के पास अपनी बंदूक नीचे करने और जोरदार लड़ाई में शामिल होने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही शामा ने खंजर छीना, जानलेवा वार करने की तैयारी में अचानक बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। बिना किसी हिचकिचाहट के शामा तेजी से लिफ्ट में घुसा और भाग निकला। तभी फैटी को एहसास हुआ कि शमा ने उसकी चाबी ले ली है। चौथी मंजिल पर गार्ड्स को हटाने के बाद शमा एक खाली कमरे से गुजरा और आखिरकार अपनी लंबे समय से इंतजार कर रही लवर को देखा। इतने लंबे समय के बाद फिर से मिले दोनों के पास प्यार करने का भी समय नहीं था। अपनी गर्लफ्रेंड के जरिए शमा को 2 जिंदा सैनिकों की लोकेशन पता चली और उसने तुरंत उन्हें बचाना शुरू कर दिया। उसी समय उसकी गर्लफ्रेंड ने उन सभी बंधकों को भी बचाया जिन्हें दूसरी तरफ एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। शामा ग्रुप को सीक्रेट रास्ते से ले गया और सक्सेसफुली पियर पर पहुंच गया। जल्दी से सबके निकलने का रास्ता प्लान किया। फिर वह चुपके से आगे बढ़ा, एक एक करके गार्ड्स को हटाकर बोर्डिंग के लिए टाइम खरीदा। इस बीच दूसरी तरफ के बाकी लोग अभी शिप पर चढ़े ही थे कि बेस गार्ड्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के शिप पर फायरिंग शुरू कर दी। शिप पर मौजूद 2 वेटरन्स ने तुरंत जवाबी फायरिंग की और पियर पर तुरंत ही एक जबरदस्त फायरिंग शुरू हो गई। सामा ने बोट के अगले हिस्से से हैवी मशीन गन पकड़ी और किनारे पर आग की लपटें फैल गईं, जिससे एक के बाद एक गार्ड्स गिर गए। दुश्मन की सेना को लगातार आते देख एक अजीब सीन सामने आया। सामा ने बस मशीन गन अपनी गर्लफ्रेंड को दी और बोट को कंट्रोल करने के लिए पानी में कूद गया। उसकी गर्लफ्रेंड की फायर पावर में हैवी मशीन गन में एक बिल्ट इन क्रूज स्पीड लग रही थी, जिससे दुश्मनों की 1, 2 या पूरी स्क्वाड भी मर गई। आखिर में शिप सेफ निकल गया और सभी लोग सक्सेसफुली बच निकले। उन्हें क्या पता था, एक असली बुरा सपना बस शुरू होने वाला था। इस बीच अपनी इज्जत बचाने के लिए फैटी ने अपने दुश्मन शमा को खत्म करने के लिए प्रोफेशनल हथियारों के एक ग्रुप को हायर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खुफिया जानकारी के आधार पर उन्होंने उसे एक पुराने जंगल में ट्रैक किया। शमा को हाल ही में वहां देखा गया था। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि शमा पहले से ही परछाई में छिपा हुआ था और सब कुछ देख रहा था। जैसे ही हत्यारे तितर बितर हुए, हर एक के अपने मतलब थे। वे इनाम पर अपना कब्जा करना चाहते थे, यहाँ तक कि अपने साथियों के खिलाफ जाने को भी तैयार थे। शमा ठीक यही चाहता था। उसने चालाकी से अपना भेष बदला, गिरे हुए पत्तों के नीचे छिप गया और अपने टारगेट के पास आने का इंतजार किया। फिर एक जानलेवा अचानक हमला किया, जिससे उसका दुश्मन पूरी तरह से हैरान रह गया। जानवर जैसी समझ से शर्मा अपने आसपास की हरकतों को ठीक ठीक महसूस कर सकता था। ये हत्यारे उसके सामने वध के लिए रखे गए मेमनों की तरह थे, जो कोई भी उससे मिलता उसकी मौत पक्की थी। हर दुश्मन को खत्म करने के बाद शर्मा तलवार को पत्तों से पोंछता। यह आदत उसने अपनी सालों की मिलिट्री सर्विस से सीखी थी। जब धनुष वाला आखिरी हत्यारा गिर जाता, तभी शिकार खत्म होता। लेकिन दूसरी तरफ शर्मा की गर्लफ्रेंड भाग नहीं पाई। जब हत्यारे शमा से लड़ रहे थे, फैट मास्टर अपने आदमियों को फिर से बाहर ले गया। न सिर्फ शमा की गर्लफ्रेंड को पकड़ा, बल्कि बाकी सबको भी खत्म कर दिया। अपनी गर्लफ्रेंड का पता न चलने पर शमा के पास बेस पर लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था और आखिर में उसका सामना हर चीज के असली मास्टरमाइंड सांग ब्याओ से हुआ। इस समय चश्मे वाले आदमी की बॉडी एक तरफ पड़ी थी, जिसे साफ तौर पर सांग ब्याओ ने मारा था। फिर सांग ब्याओ ने उसे एक फोन दिया और दूसरी तरफ से फैट मास्टर की आवाज आई। फैट मास्टर ने घमंड से बताया कि उसने शमा की गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया है और उसे उकसाने के लिए मिलने की जगह दी है। शमा ने बिना कोई भाव दिखाए फोन काट दिया, फिर एक ग्रेनेड निकाला, पिन खींचा और फेंक दिया। सांग ब्याओ ने उसे अपने आप पकड़ लिया। अगले ही पल एक जोरदार धमाके ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद शमा तय जगह पर पहुंचा तो देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड को बंदी बना लिया गया है। उसे बंधक बनाने वालों ने एक जाल बिछाया था। उनका इरादा दोनों को एक ही समय में
खत्म करना था। अचानक फैटी मास्टर ने अपनी गर्लफ्रेंड को बंधक बनाए हुए आदमी को एक ही गोली से मार डाला, फिर अपना चाकू निकाला और शर्मा पर झपटा। शर्मा बिना घबराए पीछे से अपनी बंदूक निकाली और एक सटीक गोली चलाई, जिससे फैटी मास्टर तुरंत मारा गया। इस तरह यह लंबी और खींची हुई लड़ाई खत्म हो गई और इसी के साथ यह कहानी भी यहीं समाप्त हो जाती है।